नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी से कहा बंद करवाएं यह तमाशा। जी हां दोस्तों, सीएम गहलोत ने पीएम मोदी से कहा बंद करवाएं यह तमाशा। राजस्थान में जारी राजनीतिक ड्रामा का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। राज्यपाल द्वारा 14 अगस्त को विधानसभा सत्र बुलाने की मंजूरी के बाद गहलोत खेमे के विधायक जैसलमेर पहुंच गए हैं। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को आरोप लगाया कि भाजपा उनकी सरकार को गिराने के लिए बड़ा खेल खेल रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राजस्थान में चल रहे इस तमाशे को रोकने की अपील की। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार गहलोत ने यहां संवाददाताओं से कहा, दुर्भाग्य से इस बार भाजपा का निर्वाचित प्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त का खेल बहुत बड़ा है क्योंकि खून उनके मुंह लग चुका है। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार एनडीए में रार, चिराग पासवान ने कहा 42 सीटों से कम पर नहीं होगी कोई बात, अमित शाह ने किया था वादा। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव के बीच लोजपा चीफ चिराग पासवान के तेवर क्यों बागी हो रहे हैं, इसका खुलासा अब हो गया है। जमुई सांसद चिराग पासवान ने यह क्लियर कर दिया है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। चिराग पासवान ने एक चैनल के इंटरव्यू में बेबाक तरीके से उनके और सीएम नीतीश के बीच चल रही टसल का खुलासा किया है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सूबे में एलजेपी और जेडीयू के बीच चल रही तनातनी के बीच चिराग पासवान ने यह साफ कर दिया है कि सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला पहले से तय है। चिराग पासवान की माने तो 2015 में जिस हिसाब से सीटों का बंटवारा हुआ था उसी हिसाब से इस बार भी होना चाहिए। मसलन चिराग पासवान का दावा है कि एलजेपी को बिहार विधानसभा की 42 सीटें चाहिए और इस समीकरण से एलजेपी समझौता नहीं करने वाली है। चिराग पासवान ने इंटरव्यू में कहा कि सीटों को लेकर अब तक कोई बात नहीं हुई है। चिराग पासवान ने कहा कि सीटों को लेकर तो बात 2014 में ही हो चुकी है। उन्होंने बताया कि 2017 में जब जेडीयू एनडीए में शामिल हुई थी तब यह बात उठी थी कि सभी दलों को थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करना होगा। चिराग पासवान ने कहा कि उस वक्त 2019 में ही मैंने अमित शाह से कहा था कि ऐसे पार्टियां आती रहीं तो हमारी सीटें कम होती जाएंगी, जो हमारे लिए चिंता का विषय होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस पर अमित शाह ने आश्वासन दिया था कि विधानसभा में सीटों को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। मसलन चिराग की माने तो वो 2015 में एलजेपी को जितनी सीटें मिली थी 2020 में एलजेपी उतनी ही सीटों पर फाइट करना चाह रही है। लेकिन देखना होगा राजनीति किस और करवट लेती है और एनडीए में एलजेपी को कितना वोट अब मिल पाता है। करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश कांग्रेस का ऐलान, राम भूमि पूजन से एक दिन पहले करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। जी हां दोस्तों, अयोध्या में 5 अगस्त को भगवान श्री राम मंदिर का भूमि पूजन होगा। इस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन में उपस्थित होंगे। भूमि पूजन के लिए बीजेपी के साथ साथ सरकार भी अपनी तैयारियां कर रही है। इसी बीच मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ऐलान किया है कि वह प्रदेश में भूमि पूजन से एक दिन पहले एक बड़ा आयोजन करेंगे और सभी मंदिरों में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। कांग्रेस देश में इस समय हिंदुत्व की बहती बयार में अपने लिए भी ठिकाना ढूंढ रही है। उसे लगता है राम मंदिर के भूमि पूजन में प्रधानमंत्री को शामिल करके बीजेपी सारा क्रेडिट ले लेगी, इसलिए वह खुद को भी हिंदू समर्थक दिखाने के लिए ऐसा कर रही है। कमलनाथ ने किया ऐलान, कांग्रेस चाहती है कि लोगों के दिमाग में जाए कि वह हिंदू विरोधी नहीं है, इसलिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ऐलान किया है कि राम मंदिर भूमि पूजन से एक दिन पहले वह अपने आवास पर बड़ा आयोजन करेंगे, जिसे प्रदेश के सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने घरों में पूजा करके शामिल होंगे। करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश बोले चीन कभी भी पीछे नहीं हटेगा, सरकार सच बताए हमारी कितनी छीन गई जमीन। जी हां दोस्तों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चीनी मामले पर सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि चीन कभी भी पीछे नहीं हटेगा, वह हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को डिप्लोमेटिक फ्रंट पर काम करना चाहिए और सबसे बड़ी बात है जनता को सच बताना चाहिए कि हमारी कितनी जमीन छिन गई है। अखिलेश यादव ने ये बातें लखनऊ स्थित ऐशबाद ईदगाह पर पत्रकारों से कही। अखिलेश यादव शनिवार को बकरीद के मौके पर ईदगाह पहुंचे थे। यहां पर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली से मुलाकात कर उनको बधाई दी। इसके बाद मीडिया से बातचीत की। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि देश सीमाएं सुरक्षित नहीं है, पहले पाकिस्तान परेशान करता था, अब चीन, सरकार को सच बताना चाहिए। अखिलेश ने यूपी के कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भाजपा का तो ये मानना है कि ठोकों से ही काम चलता है, जो लोग ठोकों पर भरोसा करते हैं वो कब पुलिसिंग को बेहतर करेंगे। 100 नंबर डायल रिस्पॉन्स सिस्टम को और बेहतर क्यों नहीं किया सरकार ने। अगर ठोको नीति पर ही भरोसा करते रहेंगे तो पुलिस व्यवस्था को कैसे बेहतर करेंगे। करते हैं अगली खबर की तरफ।
गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, 9 अगस्त को प्रदेश भर में मनाई जाएगी भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ। जी हां दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर 9 अगस्त को प्रदेश के सभी 29 स्वतंत्रता सेनानियों का राज्य सरकार की ओर से उनके घर जाकर अभिनंदन किया जाएगा। देश को आज़ाद कराने में इन स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान का स्मरण करते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज हम इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के कारण ही खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की स्वतंत्रता संग्राम तथा भारत छोड़ो आंदोलन के जरिए देश को आज़ाद कराने में इन सभी ने अमूल्य योगदान दिया। उनके त्याग, समर्पण एवं देश प्रेम के जज्बे के सामने हम सभी नतमस्तक एवं कृतज्ञ हैं। इन्हीं की बदौलत हमारे देश में लोकतंत्र कायम हो सका। युवा पीढ़ी को इनके त्याग एवं समर्पण से प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना हम सबका दायित्व है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि कोविड-19 एवं अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की अधिक उम्र को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित जिलों के जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट घर पर जाकर उनका अभिनंदन करें। सभी वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानियों को शुभकामना संदेश प्रदान कर तथा अंगवस्त्र ओढ़ाकर उनका सम्मान किया जाएगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान, बागी विधायकों के गहलोत का संदेश, हाईकमान ने माफ किया तो मैं भी गले लगा लूंगा। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के बागियों पर सॉफ्ट होते नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने एक ताज़े बयान में कहा है कि जो लोग सरकार गिराने की साजिश में लगे थे, अगर वह आला कमान के पास जाते हैं और आला कमान उन्हें माफ कर देता है तो मैं उन्हें गले लगा लूंगा। मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, 3 बार मुख्यमंत्री था, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। मैं जो भी कर रहा हूँ पार्टी और जनता की सेवा के लिए कर रहा हूं। मेरा इसमें अपना कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि बीजेपी चुनी हुई सरकारों को गिराने के खेल में लगी है और लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें यह सब करना पड़ रहा है। यह सब करते हुए हमें अच्छा नहीं लगता। बीजेपी पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वसुंधरा राजे बड़ी नेता हैं, उनसे टक्कर लेने के चक्कर में राजेंद्र राठौर और सतीश पुनिया सरकार गिराने की साजिश में लगे हैं। वसुंधरा राजे को नीचा दिखाने के लिए सब हो रहा है। वसुंधरा जी का पता नहीं है आजकल वह कहाँ हैं। गुलाब चंद कटारिया मीडिया के सामने हमें गालियां देते हैं, मगर उनकी भी क्या सोच है पता है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री को 2 बार मौका दिया लोगों ने, उन्होंने थाली बजवाई, ताली बजवाई, बेल बजवाई, मोमबत्ती जलवाई, लोगों ने उनकी बात पर विश्वास किया। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए प्रधानमंत्री को चाहिए कि राजस्थान में जो तमाशा चल रहा है उसे बंद करवाएं। यहाँ पर विधायकों की खरीद फरोख्त की रेट बढ़ रही है, यह क्या तमाशा है। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखूंगा कि उन्हें कोरोना के बढ़ते हुए मामलों पर देश के बाकी मुख्यमंत्रियों के साथ एक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी चाहिए। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर राज्य की सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अमित शाह हर वक्त सरकार गिराने के बारे में सोचते हैं। सीएम गहलोत ने कहा अमित शाह का नाम मैं बार बार इसलिए लेता हूं कि फोर फ्रंट पर वो ही आते हैं। कर्नाटक के लिए भी, मध्य प्रदेश के लिए भी, गोवा हो, मणिपुर हो, अरुणाचल प्रदेश हो, तो मजबूरी में कहना पड़ता है कि अमित शाह जी आपको क्या हो गया है। आप रात दिन जागते सोते हर वक्त सोचते हैं कि किस तरह मैं गवर्नमेंट को गिराऊं। उन्होंने कहा चुनी हुई सरकार यदि इस तरह से गिरने लगेंगी तो देश में डेमोक्रेसी कहां बचेगी। पूरे देश के अंदर डेमोक्रेसी बचाने का अभियान हम चला रहे हैं। डेमोक्रेसी बचे, पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी जाएंगी, व्यक्ति आएंगे जाएंगे, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो देश का क्या होगा।